नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692691। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो भैया परमानेंट सेशन है आपका, ये आपका जो परमानेंट हाउस है, ठीक है ना, मतलब स्थायी सदन है आपका। आर्टिकल 83 और 84 हमने पहले भी देखा था। तो जो राज्यसभा होती है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी नहीं कर सकता है। नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो राज्य सूची के विषय, मतलब स्टेट लिस्ट के जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस संदर्भ में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में नहीं है। तो याद रखिए कि मैंने पहले भी बोला था, राज्यसभा को जो है विशेष शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 249 और 312 के संदर्भ में। यहां पर राज्य सूची के अंतर्गत कोई अगर विषय है और अगर वो राष्ट्रीय हित का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उस पर विधि राज्यसभा बना सकती है। और 312 के अंतर्गत क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये डी ऑप्शन में लिखा गया है कि राज्य सूची में सम्मिलित अगर कोई विषय है उसके संदर्भ में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये आर्टिकल 249 है, याद रखिएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए उसको शक्ति देता है। तो वही आर्टिकल है आपका 249, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एजर्शन और रीजनिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पहले बोल रहे हैं कि जो मनी बिल है उसको लोकसभा द्वारा जब पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा को सिफारिश देने के लिए जो वक्त मिलता है उसको, वो कितना 14 डेज का होता है और बाउंडेड भी होता है कि अनिवार्यता उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर वो स्वीकार नहीं भी करेगी तो उसको स्वीकृत माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ही उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। दूसरा ये कारण लिखा है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। देखिए इंट्रोड्यूस करने की बात है तो ये लोकसभा में ही किया जाता है ना। आर्टिकल 110 आप देखते होंगे, है ना, मनी बिल से रिलेटेड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जो पहला यहां पर लिखा गया है, अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मनी बिल होगा तो वो कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में। अब उसके बाद अगर उसमें राज्यसभा की अगर सहमति चाहिए भी तो ऐसा समझिए कि ये एक परंपरा के आधार पर वहां भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि राइट्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां पर अगर वो कोई संशोधन करती है तो ये लोकसभा के विवेक पे, उसकी डिस्क्रेशन पे है कि वो उसको माने या ना माने। तो 14 दिन के अंदर अगर वो पास नहीं भी करेंगे ना तो अपने आप उसको पास माना जाता है। और ये बात सही है कि इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, कहां, राज्यसभा में, लोकसभा में किया जाता है। तो दोनों जो है आपके वो इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन व्याख्या आपकी सही नहीं है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा आप, बाकी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सक्लूसिव राइट जो है आपकी राज्यसभा के, उसके संदर्भ में जो है कौन सा यहां पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया 249 और 312। देखिए यहां पर राष्ट्रपति को जो है आपका अपदस्थ करना, ये तो होगा नहीं। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों को जो है हटाना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद रिकमेंड टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया 312, यही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद 315 में क्या है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंतर्गत ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची के विषय में, के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मतलब प्रदान करता है। तो इस संदर्भ में बोलेगा कौन, राज्यसभा बोलेगा, ठीक है ना। राज्य सूची के संदर्भ में कौन बोलेगा, राज्यसभा बोलेगी, फिर उसको विधि बनाया जा सकता है। तो वो आर्टिकल आपका 249 है, लेकिन उस विषय के संदर्भ में कौन बोलेगा, राज्यसभा बोलेगा, अनन्य अधिकार है उसका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये सीट्स के बारे में है राज्यसभा के मेंबर्स के। तो एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ कर्नाटक है। अब देखिए गुजरात में जो हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है, कर्नाटका में आपका 12 हो गया,
ठीक है, ए का 2 और बी का 3 हो गया। देखिए एक ही ऑप्शन में सी में वैसे भी आंसर मिल गया आपको। केरला का क्या हो गया 9 हो गया और उड़ीसा का आपका 10 हो गया। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, देख जाइएगा आप लोग इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो सबसे कम किस स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये सबसे कम जो यहां पर दिए गए आपके ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश होगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है यहां पर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस सभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता। तो भैया आप देखिए कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उपराष्ट्रपति, उनको उनके पद को बनाया ही इसलिए गया है कि वो चेयर करें किसको, राज्यसभा को, ठीक है ना। तो वो उस इसीलिए तो वो वोटिंग नहीं करते, है ना। वहां पे भी निर्णायक मत वाली बात है। नॉर्मल आप देखेंगे तो जब ज्वाइंट सेशन होता है तो बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बनाया जाता वहां पर, तो भैया वो सदन के सदस्य नहीं होते, है ना। तो ये राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उसके मेंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो भैया उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और उसके 62 आर्टिकल 62, 63, 64 ये सब आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो भैया भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का जो सबसे पहली बार जो गठन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। तो ये आपका 1952 में हुआ था। 51-52 का चुनाव आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला ये कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल ठीक है, परमानेंट है। इसका टेन्योर 5 ईयर्स नहीं है, 6 ईयर्स है, क्योंकि हर दूसरे साल क्या होता है, हर दूसरे साल आप देखेंगे तो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो ये जो है दूसरा आपका गलत हो गया, तो 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। कर दिया हमने 2 को एलिमिनेट, तो वैसे भी आंसर मिल गया 1 और 3 ओनली। इसके बाद देखिए यहां पर तीसरा जो है कि हर दूसरे ईयर 1/3 जो आपके मेंबर्स होते हैं अपने आप जो है वो रिटायर होते रहते हैं और इसके सदस्य जो है 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो देखिए ये भी नहीं होगा 25 वर्ष वाला। बताइएगा कि 30 है कि 35, कितनी एज है राज्यसभा के लिए। ये तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितनी मिनिमम एज का क्राइटेरिया हमारे संविधान में रखा गया है। आंसर हमने पहले ही देख लिया, 1 और 3 ओनली है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे, इसमें असर्शन रीजनिंग है। अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 368 है उसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं कर सकती है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है ना, कर सकती है सारे भागों में, है ना। फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 वाला जो आपका केस है उसमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा देती है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो कारण दिया कि संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही है यहां पर और व्याख्या भी बिल्कुल करेक्ट की गई है यहां पर। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इससे पूछा जा रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो ये जो कम से कम है वो 2 बार है। क्यों, ये कहां से एसेंस निकल रहा है कि भैया 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन से के बीच में, तो 2 ही बार होगा फिर 1 साल में, है ना। तो ये बैठक होना अनिवार्य है 2 बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो आर्टिकल 79 देखेंगे आप लोग। तो प्रेसिडेंट प्लस अपर हाउस, मतलब अपर हाउस का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा, और प्लस लोकसभा, इनसे मिलकर बनती है ना। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 1, 2, 3 हो जाएगा, ए में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में शामिल कौन कौन है। तो भैया लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन जो है डी में लिखा गया है, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा हैं आपके। तो नहीं पूछा है तो आंसर आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का और वो एब्सेंट रहता है, कितने दिन तक अगर वो एब्सेंट रहे तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये जो आपका प्रावधान यहां पर किया गया है वो कितने दिन का है, ये 60 डेज का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम कोई एक सांसद या विधायक को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था उनकी मेंबरशिप से कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो कौन सी विधानसभा के थे वो, तो ये राज्यसभा के सदस्य को ऐसे किया गया था, क्या, डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है और जब पूछा गया होगा तो करंट अफेयर्स में रहा होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि कौन जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 देखते होंगे आप, संसद और सांसदों का विशेषाधिकार है वहां पर, है ना, आपने देखा होगा, ठीक है।
और 194 भी पढ़ा होगा, मतलब स्टेट के लेजिस्लेचर के संदर्भ में। तो यहां पर फ्रीडम ऑफ डिस्कशन एंड प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये राइट टू कंडक्ट इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा ये फ्रीडम टू बी प्रेजेंट एज अ विटनेस। और लास्ट वन, प्रिविलेज टू कीप स्ट्रेंजर्स आउट ऑफ द हाउस। तो देखिए ये जो लिखा गया है साक्षी के रूप में उपस्थित रहने की स्वतंत्रता, तो ये नहीं है, यही आपका गलत है और गलत बताना था। मतलब नॉट पूछा है ना कि सामूहिक जो विशेषाधिकार नहीं, तो ये नहीं है आपका, सी नहीं होगा, बाकी सब है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संदर्भ में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब ऐसा कोई संकल्प जो है वो आपका 2/3 से कौन पारित करता है? राज्यसभा ऐसे किसी संकल्प को, रिजोल्यूशन को पारित कर दे। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल 249 के संदर्भ में ही क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल आपका राज्यसभा की अनन्य शक्तियों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा रहा है, जो फेडरल पार्लियामेंट है कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो पहला लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये स्टेट और सेंटर वाला रिलेशन जो आप देखते हैं आर्टिकल 253, 254, वही संदर्भ है यहां पर। दूसरा ये कि संबंधित राज्य की सहमति से, उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, तो भैया जब राष्ट्रपति शासन है तो सेंटर के हाथ में शासन चला जाएगा तो बिल्कुल बना सकेगी, है ना संसद। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या कर दे, कोई रिजोल्यूशन को पारित कर दे, तो सारे के सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं, ट्रीटीज होते हैं, तो उनको इफेक्टिव बनाने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 253, वही इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद जो है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, कब तक? तो उसमें स्टेटमेंट दिया गया पहला कि जब तक हमारे प्रेसिडेंट जो है शुड नॉट डायरेक्ट हिम टू डू सो, पहला लिखा गया है जो ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ये कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है ना। उसके बाद जो लिखा गया है वो आपका विधानसभा, ये तो ठीक है, अभी देखा हमने, विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। कहां स्टेट आपका लेजिस्लेचर और ये आपका क्या है राज्यसभा ही तो राज्यों के जो हित हैं उनको क्या करती है, वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करती है। कहां? संसद में। राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, तो ठीक है 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी में दिया गया। वेरी सिंपल, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होंगे आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है उसको भारत के किसी भी पार्ट में या पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो भैया उसका अपना क्षेत्राधिकार है, किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। नहीं तो हमारे यहाँ बंगाल साइड में देख रहे हैं ना, बंगाल में नीचे साउथ में, तो फिर वो अलग ही टाइप की वहां पर विधायन चलने लग जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है सेंटर ऐसे रूल्स को, ठीक है। बांग्लादेश के संदर्भ में इंक्लेव जो है आपका, है ना, वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आदान प्रदान हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त मतलब जिन विषयों का उल्लेख, जिन सब्जेक्ट्स का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो भैया सेंटर बनाएगा। और 1947 के पहले अगर 1935 में भी देखेंगे तो वहां रेसिड्यूरी जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, लेकिन बाद में फिर संसद को प्रदान की गई है ना। तो संसद जो है आपकी वो अवशिष्ट शक्तियां उसी में निहित होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी जो है वो धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, ठीक है ना। तो देखिए ये यहां पर देखने की जरूरत है कि ये अपने आप ही पारित समझा जाएगा अगर 14 दिन हो गए, है ना। या जो आप देखिए कि जैसे कोई लोकसभा ने मनी बिल भेजा, ठीक है, और उसको संशोधन किया किसने? राज्यसभा ने। तो किसका विवेक है? लोकसभा का, कि वो माने या ना माने, है ना। माने या ना माने उसको वैसे ही सेम फॉर्मेट में भी उसको पास करा सकती है या फिर उसके राज्यसभा के दिए गए रिकमेंडेशन को मान सकती है, लेकिन ये अनन्य शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, वही डी में लिखा गया है ना, कि इट विल बी डीम्ड पास्ड इफ द लोकसभा पासेस इट बाय एक्सेप्टिंग और अमेंडिंग द अमेंडमेंट अगेन, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो शून्यकाल है, 0 आवर है, वो किस देश की देन है? तो भैया ये इनोवेशन है भारत का, स्पेशल है, ये भारत की ही देन है। 12 बजे हो जाता है लंच टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है ना। तो ये जो आप शून्यकाल की अवधि देखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की होती है। नॉर्मल जो है आपका 12 से 1 बजे के बीच इसको माना गया है। ये हमारी संसदीय परंपरा का क्या है?
आउटकम है ना, इनोवेशन है इंडिया में। तो ये संसद में शून्यकाल का समय क्या है, तो 12 से 1 है दोपहर में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा में, गलत है भैया, लोकसभा में किया जाता है। दूसरा, ये मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो नहीं, लोकसभा में ही किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, किया जाता है, उल्टा लिखा, ये भी गलत। लास्ट वन, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, बिल्कुल सही, यही आपका सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के द्वारा अगर कोई जो है पास कर दिया जाता है मनी बिल, तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती। कितने दिन के टाइम की बात की गई, मैंने बार बार बताया 14 डेज, तो इसका आंसर आपका 14 डेज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया है, तो राज्यसभा इसको ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक जो है रोक सकती है। तो अभी अभी देखा हमने, ज्यादा से ज्यादा 14 डेज का प्रावधान है यहां पर, ठीक है ना। फाइनेंस बिल में अलग प्रावधान है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में फाइनेंस बिल में कैसी शक्तियां दी गई हैं राज्यसभा लोकसभा को, मेंस का डोमेन है आपका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट वन को बताना। पहला ये कि मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, गलत है, मनी बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, यही सही है आपका। इट कैन बी प्रेजेंट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, तो भैया दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहां पे पूछा जा रहा है मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो भैया लोकसभा में किया जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ज्वाइंट सेशन है, आर्टिकल कौन सा है, 108 है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बताइए जरा। तो भैया लोकसभा के स्पीकर करते हैं, वही करते हैं ना, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। वो नहीं होते तो हम रटते रहते हैं इसमें कि कौन करेगा कौन, भैया नेक्स्ट टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यहां पे सीधा सीधा कंसेप्ट लगाइएगा। राज्यसभा के जो सभापति है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो है उसके मेंबर नहीं होते सदन के, है ना, ये कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा आ जाएगा, स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अब देखिए यहां पर स्पीकर लिखा हुआ है, स्पीकर ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यहां पर स्पीकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके कि कौन जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के में जो है उसको चेयर करते हैं ज्वाइंट सेशन को, तो सेम है, वही हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा आपका, है ना, स्पीकर मतलब लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कौन अधिकृत है, फिर सेम है, वही क्वेश्चन आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संदर्भ में होती, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक और जो आपके स्पेशल विधेयक है उसमें नहीं होता है, ये फाइनेंस बिल में लाया जा सकता है और साधारण विधेयक में लाया जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मनी बिल के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं होता है, ठीक है। हमको कंफ्यूजन किसी तरीके का यहां पर नहीं रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ साधारण विधेयक के लिए जो है वहां पर लाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन। हालांकि वहां पर अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया भी जाता है तो लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं तो उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ये मनी बिल है आपका, ये जो वित्त विधेयक लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये मनी बिल धन विधेयक से संदर्भित है आपका। तो संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक जो है लिखा गया है और आपका ये धन विधेयक लिखा गया है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता, है ना, जो आपका ज्वाइंट सेशन है। तो ज्वाइंट सेशन सिंपल जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके लिए लाया जाता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है आपका, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 266, तो उससे जो धन निर्गत किया जाता है उस पर नियंत्रण किसका होता है, किसका नियंत्रण होता है, ये बताना है हमको यहां पर। तो याद रखिए संसद का ही होगा क्योंकि वही वोटिंग होती है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो ये नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। कुछ भी नहीं जो यहां पर दिए गए मंत्री वगैरह कैग, इनके अंडर में नहीं होता वो, कैग तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आपका, उसमें से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार, मतलब एक्सपेंडिचर बर्डन की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो उसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला लिखा गया है लोन्स जो रीपे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये तो आएगा। सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जो इलेक्शन कमीशन के जब भी हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के, तो सोचते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड पे वो आपका क्या है, व्यय भार है, नहीं है,
नहीं है, नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना। तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका। थर्ड वन लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ये है पेंशन है, सैलरी नहीं है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, बाकी सब है, बी जो है वो नहीं होगा, याद रखिएगा ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और अगर कंफ्यूजन हो तो आर्टिकल 112 में सारी लिस्ट दी गई है बेयर एक्ट में, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। यही पता नहीं होता हमको कि ये लिखा कहां गया है ना। कंसोलिडेटेड फंड तो 266 में है, लेकिन वो चीजें लिखी गई हैं आपकी 112 के अंतर्गत, ठीक है, जहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कौन सा एक एक्सपेंडिचर भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर चार्ज नहीं है, उस पर वेटेड नहीं है। तो पहला, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भैया ये तो है। दूसरा, ये सैलरी और अलाउंसेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है। तीसरा, ये कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो, उनका तो चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा स्पीकर की सैलरी और अलाउंसेस भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होती है। तो भैया उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं होता, नहीं पूछा था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा जो एक एक्सपेंडिचर है वो भारत की संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज नहीं है, वेटेड नहीं है। तो पहला लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ये होते हैं। दूसरा जो है आपके कैग का वेतन और भत्ता बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते इस पर नहीं होते हैं, याद रखिएगा, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट वन तो यूपीएससी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ना पूछा गया था, नॉट पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कंटिंजेंसी फंड है ना इंडिया का, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 267 है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो है, इसमें हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड द कंटिंजेंसी फंड, तो नाम से ही पता चल रहा है भैया, कोई आकस्मिक परिस्थिति आएंगी तो उसी में यूज करेंगे। पहला ये कि इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नहीं, ये दरअसल राष्ट्रपति जी के प्राधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद संसदीय स्वीकृति से पूर्व, बिल्कुल ठीक बात है, संसदीय मतलब बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब एकदम से आकस्मिकता वाली परिस्थिति आ गई तो संसद से जाएंगे हम उसको पास कराने, तो उतना टाइम लगेगा, इसीलिए तो इसको बनाया गया है जो राष्ट्रपति जी के अंतर्गत है, और उसको वो उस समय यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मनी बिल को डिफाइन करता है। मैंने पहले बता दिया आपको, आर्टिकल 110 है वो आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो धन विधेयक है वो आपका मनी बिल है या नहीं, उसको डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं ये, ठीक है। आप 117 आर्टिकल देखेंगे, 118 देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा होगा, ठीक है ना। एक जो है इस तरीके की मोहर लगाते हैं वो, कि उसको बताते हैं कि ये जो बिल है वो आपका मनी बिल है, तो उससे फिर राज्यसभा की शक्तियां सीमित हो जाती है, जैसे कि आधार बिल में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक मनी बिल है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो भैया स्पीकर लेते हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत जो मनी बिल है उसको प्रस्तुत किया जाता है कहां पे, तो भैया लोकसभा में किया जाता है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय केवल एक्सपेंडिचर उस पर मेंशन है, और आर्टिकल 110 में अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे क्या किया जाएगा, तो सीधी बात है वो मनी बिल नहीं होगा, तो उसको फिर कहीं भी क्या किया जा सकता है, उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए कि does not include any subject specified in article 110, तो 110 में क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन है, मतलब वो मनी बिल नहीं है, तो फिर दोनों में से किसी सेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वही आंसर होगा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल होता तो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन जो है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार में पारित कर दिया हो, विधान परिषद जो है मैक्सिमम कितने टाइम तक जो उसको है होल्ड कर सकती है, तो 3 मंथ्स का वहां पर दिया गया है कि 3 माह से अधिक तक नहीं, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 माह का, 3 मंथ्स का दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत, मतलब जो टैक्सेस की बात कर रहा है, निम्नलिखित जो कर दिए गए हैं उसमें किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय जो पूरी की पूरी राशि है वो संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या है, ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे पर ईयर जो संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में है। पहला लिखा गया है कि ये देखिए सर्वे जो है कंक्लूडेड होता है, बजट जो है एजम्पशन है, ठीक है ना। तो आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही तो आएगा ना जो सर्वे है,
ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी आप लोग देखते होंगे, रेगुलर क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है, वही रेडी करता है इसको। इसके बाद जो वोट ऑन अकाउंट है ना, लेखानुदान, ठीक है, वो सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज की? ये एक तरीके से मानिए पहले जब बजट लेट आता था तो 1 महीने का टाइम रहता था जब तक सरकार फॉर्म होती थी, सारी चीजें चलती थी, तो बीच में जो टाइम रहता था उस समय कैसे खर्चा चलाया जाएगा, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट लाया जाता था। तो ये निश्चित अवधि के लिए कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए इसको लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। लेखानुदान जो है आपका ये हो जाएगा वोट ऑन अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो स्टेप्स होते हैं जनरल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में, उनमें क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या लाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, वन सबसे पहले आ जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद फिर वोट ऑन अकाउंट, और सबसे लास्ट में जो है आपका क्या आएगा? आपका वित्त विधेयक जो है आपका सबसे लास्ट में पारित होगा, ठीक है ना। तो इसमें लेखानुदान तो और बात की चीजें हैं। तो 1 2 3 और जो है इसका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले आपने प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद उसमें डिस्कशन किया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से, देन आपका फाइनेंस बिल जो है वो क्या होता है, वहां से पारित किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संसद का जो विधायन प्रस्ताव है उसकी पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान है? पहला ये कि कोई भी अगर नया राज्य जो है रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, उसको जो है फॉर्मेशन किया जा रहा है नवीन राज्य का, तो बिल्कुल वहां पर पूर्व स्वीकृति जरूरी है, किसकी? राष्ट्रपति की। दूसरा ये कि टैक्सेशन बिल इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड, बिल्कुल ठीक बात है, राज्यों के हितों को वहां प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। उसके बाद अगर राज्यों की सीमाओं में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उससे संदर्भित कोई बिल है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद ऑन मनी बिल, मनी बिल में कोई भी जो आपका प्रस्ताव है, संकल्प जब पारित होता है उसके बाद जब वो बिल विधेयक बनता है, तो विधेयक तभी बनता है जब वहां पर प्रेसिडेंट लास्टली साइन करते हैं। लेकिन मनी बिल में क्या है, उनकी पूर्वानुमति ले ली जाती है, उनकी भी शक्ति को सीमित किया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, इंडियन पार्लियामेंट जो है किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों पर जो है वो कंट्रोल करती है ना। कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस डेमोक्रेसी का कोर है। पहला ये स्टे मोशन, स्थगन प्रस्ताव, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा अनुपूरक प्रश्न, तो सब जो है कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी को तय करते हैं, तो वो आपका नियंत्रण माना जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला ये जो नीनू मोदन है आपके, बजट के मांग को घटाकर जो है आपका देखिए नीति पॉलिसी कट होता है ना, कट मोशन जो होता है ना, उसके संदर्भ में ही आपके, तो बजट के मांग को नीतिगत कटौती इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बजट के मांग को घटाकर एक प्रस्ताव मतलब 1 रुपए कर दिया जाए, वहां पर 1 प्रस्ताव रुपया कर दिया जाए जो लिखा गया है आपका, ठीक है ना। तो ये ठीक है आपका। दूसरा ये जो आपका ऑस्टेरिटी प्रपोजल है, तो इसमें स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक एक अमाउंट होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है फ्रॉम द बजट डिमांड, ये भी ठीक है। उसके बाद इंडिकेटिव प्रपोजल्स मतलब 100 रुपीज शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द बजट डिमांड। और लास्ट वन वोट ऑन अकाउंट है, पासिंग बजट डिमांड्स इन फुल फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो अभी देखा हमने, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और यही गलत है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें हैं ये आपकी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1989 में पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून जो है बनाया गया, उसके द्वारा जो है एक नागरिक वयस्क होने की कानूनी आयु जो है वो कितनी, तो 18 इयर्स कर दिया गया था। आप लोगों को ये पता भी होगा, राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान है। कौन सा अमेंडमेंट था जरा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, 61 था कि 65 था, कौन सा था ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। पहला ये कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट्स, तो बिल्कुल ठीक बात है। 44th अमेंडमेंट से इसको लीगल राइट्स बना के आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में एम्बेडेड किया गया, पहला वाला आपका गलत है। दूसरा ये राज्यसभा एक वित्तीय बिल को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जो दूसरा आपका लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। देखिए पहला बिल्कुल सही है ना, ध्यान दीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, तो बिल्कुल ठीक बात है। 44th अमेंडमेंट से इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया, ठीक है ना। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा ये कि राज्यसभा फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, ये मनी बिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो ठीक बात है, उसको रोक सकती है वो, दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर और जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड था वो जोड़ा गया था, तो डेमोक्रेटिक नहीं है यहां पर, ये गलत है आपका, ठीक है ना, तीसरा। और लास्ट वन जो है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद जो है लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है ना, तो ये भी गलत है आपका।
फोर्थ जो है सही पूछा गया था, तो 1 और 2 ओनली हो जाएगा इसमें, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ध्यानाकर्षण, देखिएगा क्या मतलब है, कॉलिंग अटेंशन इंफॉर्मेशन लिमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब ध्यानाकर्षण किसी विशेष महत्व का कोई विषय होगा, उसी संदर्भ में तो ध्यानाकर्षण करना होगा, है ना, तो उसके प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया, तो स्थगन प्रस्ताव को, स्टे मोशन को, है ना, जो आपका स्थगन प्रस्ताव है उसको कहीं ना कहीं उसने लिमिट किया है। दोनों जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है, इज रिस्ट्रिक्टेड, तो किसके संदर्भ में रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये आपकी जुडिशियल रिव्यू, ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो उसके किसी संदर्भ को अगर रिव्यू करती है तो उसकी संप्रभुता जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होती है। बताइए, भारतीय संसद क्या 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले संप्रभु थी? नहीं थी, ठीक है ना। सोवरेंटी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, किसमें, डेमोक्रेसी में, और मेन एसेंशियल सबसे बेसिक पार्ट है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि भारतीय संसद का जो स्वर्ण जयंती समारोह है वो कब मनाया गया, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, तो 13 मई 2002 को, ठीक है ना, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन, 13 मई 2002। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में सेंट्रल जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भैया वल्लभ भाई क्या है, वल्लभ भाई पटेल है कि विट्ठल भाई पटेल है, बताइए जरा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये आपके विट्ठल भाई पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है और पॉलिटिकल हिस्ट्री में, दोनों में से कहीं भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग कौन सा नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा ये कि हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है 1956, ये भी ठीक है। और सी जो लिखा गया है आपका 73rd अमेंडमेंट, मतलब पीआरआई की बात कर रहे हैं ये आपकी, और लिखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तो शहरी क्षेत्र नहीं है ये आपका, पंचायती राज से रिलेटेड है ना, वो तो 74th अमेंडमेंट है आपका, अर्बन लोकल बॉडीज, तो यही गलत है आपका, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सती डिटेंशन एक्ट आपका 1987 का, तो गलत बताना था, इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सोशल एक्ट नहीं है, तो मीसा आपका क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, आर्टिकल 22 पढ़ते होंगे आप लोग, निवारक निरोध, जिसको डिटेंशन से संदर्भित एक्ट बोले जाते हैं, कोहे पोसा, मीसा, रासुका, है ना, एनएसए जिसको बोलते हैं, तो ये आपका कैसा है, टेररिज्म और वैसे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके क्या है, प्रावधान है, तो मीसा ही आंसर हो जाएगा। बाकी एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सब आपके सोशल एक्ट हैं, वेरी इजी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ था, तो भैया ये 1871 में, कोलोनियलिज्म का आपका ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स की एक लिस्ट बनाएगी और बोले ये क्रिमिनल है ना, फिर उसके बाद डी नोटिफाइड ट्राइब्स का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है, तो ये 1871 है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संसद के सूचना अधिकार जो आपका एक्ट है उसमें भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको कब प्राप्त हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 15 जून 2005, सी में दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा कि नहीं सूचना का अधिकार, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ये पॉलिटिकल राइट है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तीसरा लीगल, चौथा सोशल, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए ना इसको, कि ये एक किस तरीके का अधिकार होना चाहिए, कि आपका लीगल राइट होना चाहिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आयोगों के आंसर में भी डिफरेंस आ जाता है, हालांकि ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आएगा, ये याद रखिएगा, लेकिन बहुत सारे जो एक्ट है, क्योंकि ये पूछा क्या सूचना का अधिकार के संदर्भ में, तो एक्ट आ गया तो हमको समझ में आता है कि एक्ट लाके इसको लीगली जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका लीगल राइट होगा। लेकिन एसेंस देखेंगे तो आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये भी आएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आंसर हमको विधिक अधिकार लगाना, क्यों, क्योंकि एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है, ठीक है, इसलिए विधिक अधिकार है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि ये एक्ट कब पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो अभी हमने देखा कि 2005 में पास किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसके बारे में यहां पर विचार करना है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन प्रावधानों को देखना है जो उस पर सम्मिलित नहीं है, है ना, या जिनको जो है वहां पर
एग्जाम्पशन दिया गया है स्पेसिफिकली, है ना, उसको हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इन द स्टेट ऑफ J&K, तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका सही है। इसके बाद एप्लीकेंट हु रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, आवेदक जो सूचना के लिए अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को वहां पर बताना होता है, बिल्कुल ठीक बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक पद पर बना रहता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, विमुक्त पूछा है और वो प्रावधान जो नहीं है उनको वहां पर पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आपका नीचे दिया गया केस है वो आपका आरटीआई एक्ट 2005 से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये नमित शर्मा बनाम भारत संघ है, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे आयोगों ने ये क्वेश्चन लगातार पूछा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में बोला था कि आरटीआई का जो भी एप्लीकेंट होगा, आवेदक होगा, उसको आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना होगा। तो कौन सी आपकी हाई कोर्ट थी? तो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो वन संरक्षण अधिनियम है, कौन सा, जो आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका कब लाया गया था? तो 1980 में लाया गया था। वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन वाला कब का है बताइए? 1974 का। 80 में आपका ये आ जाएगा। 81 में आपका कौन सा आएगा? एयर आएगा कि साउंड आएगा? और उसके बाद 1987 में आपका फाइनल, 1986 में फाइनल आएगा कौन सा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। एनवायरमेंट की ये एक्ट्स याद रहने चाहिए हमको, रेगुलर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी समिति है? तो ये आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है जिसको प्राक्कलन बोला जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 1 वर्ष का होता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 ईयर का होता है। इसके बाद जो है, अच्छा बताइएगा कि इसमें सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं क्या, और मेंबर की संख्या कितनी होती है? 30 होती है कि कितनी होती है? इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी स्थायी समिति के सदस्यों का अनुपात होता है लोकसभा और राज्यसभा में, वो किस अनुपात में लिया जाता है ना। तो 2:1, हमें हमेशा देखते होंगे 15 + 7 22, तो 2:1 हो गया लगभग। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा जो लोक लेखा समिति कौन है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो कहां की जाती है? तो भैया लोकसभा में की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भैया कोई भी हो, है ना, कोई भी समिति, उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करेगा वहां पर? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग करना है। एक समय एक तरफ लिखा है लोकसभा कमेटी है और एक तरफ पिटीशन कमेटी है, और स्टॉक बाजार की जो आपका स्टॉक मार्केट का स्कैम ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, और आपकी एक डिपार्टमेंटल कमेटीज यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको ज्वाइन करना है, मैच द फॉलोइंग। तो लोकसभा जो समिति है बताइए कौन सी होगी आपकी? फाइनेंशियल कमेटी है ये आपकी, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया आपका फाइनेंशियल कमेटी हो गई आपकी। ए का आपका 3 हो गया, देखिए एक ही से आपको आंसर भी मिल जाता। बी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव याचिका समिति। सी का आपका 1 हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो स्कैम के लिए कमेटी थी आपकी, स्टैंडिंग कमेटी है वो एक तरीके की, है ना, वो आपकी क्या है? तदर्थ एडॉक कमेटी है, ठीक है ना, जो पिलग्रिमेज कमेटी लिखा है यहाँ पर, तदर्थ है ना। तो सी का आपका 1 हो जाएगा। लास्ट में जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो कैसी होती है आपकी? डिपार्टमेंटल कमेटी जो होती है आपकी वो स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब परमानेंट हो गई आपकी कमेटी, है ना, स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं स्थायी। और तदर्थ मतलब एडॉक, जैसे कुछ विशिष्ट समय के लिए कुछ विशिष्ट विषय से संदर्भित कोई समिति बनती है तो वहां पर एडॉक बनाते हैं उसको, कमेटी को। बिल्कुल इजी है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको संबद्ध नहीं किया जा सकता। पहला फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कमेटी पहला लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें किया जा सकता है। दूसरा एस्टिमेट कमेटी, तो इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। यही जो है मैं अभी आपसे पूछ भी रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, और वही आंसर इसका, ओनली सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो इसमें रखा जा सकता है। केवल एस्टिमेट कमेटी में नहीं होते, क्योंकि एस्टिमेट कमेटी में सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो एस्टिमेट कमेटी है जो जिन मेंबर से मिलकर बनी होती है वो किस हाउस के मेंबर्स होते हैं? तो केवल लोकसभा के मेंबर्स उसमें होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि कौन जो है भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी भी है। तीनों की तीनों है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा जा रहा है कि किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई। पहला, जो अबाउट पब्लिक वेंचर्स, इसमें तो किया गया है। दूसरा, अबाउट गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये भी किया गया। अबाउट असेसमेंट भी किया गया, लेकिन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज के लिए नहीं किया गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम के जांच के लिए जो आपकी कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो उसमें कितने सदस्य आपके कहां से शामिल थे उस संदर्भ में। तो याद रखिएगा, इसमें जो 20 मेंबर थे वो लोकसभा से थे और 10 मेंबर आपके राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि 2:1 का रेशो होता है। तो 20 और 10 आपका बी में दिया गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 2G स्पेक्ट्रम कांड है उसकी जांच करने के लिए जो संसद की ये समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो भैया पीसी चाको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, रेगुलर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो कौन थे? वो आपके पीसी चाको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो जो अपना पद त्याग सकते हैं पत्र लिख के, तो किसको पत्र लिखेंगे बताइए जरा। तो राष्ट्रपति को लिखेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति को लिखेंगे। तो ये आपके द प्रेसिडेंट हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो रिटायरमेंट की एज है तो कितनी है। जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 है और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 है। तो इसका आंसर आपका 65 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो सैलरी है निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाएगा। तो भैया किसके द्वारा किया जाएगा बताइए, संसद करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में, पार्लियामेंट आएगा, इसका आंसर आपका सी आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेस हैं, है ना, तो क्या वो वकालत कर सकते हैं। तो भैया वकालत कर सकते हैं क्या, ये पूछा जा रहा है। तो कर सकते हैं, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, याद रखिएगा, और किसी कोर्ट में नहीं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब की जाती है, तो उनको अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए यहां पे तो ये आपका जो अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है ना, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, ये नहीं, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो ये तो आपका डोमेन ही किसका है, राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति जी करेंगे यहां पर, है ना, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 124 आर्टिकल देखते होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एडहॉक जजेस की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है केवल सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा, हाई कोर्ट की बात नहीं की गई है वहां पर। तो ये आपका ए हो जाएगा। आर्टिकल 124 है ना, और 127 ये सब आप लोग देखते होंगे, ये आपका न्यूज में भी था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत अतिरिक्त उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस हो गए, सीजेआई हो गए, प्लस कुछ अन्य जो सीनियर आपके जजेस होते हैं, ऐसे न्यायाधीश जो मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी है वो पूछा जा रहा है। तो 4 है। कितनी? 4 है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें संविधान के निर्वचन से संदर्भित मामले की अगर सुनवाई करनी है ना, व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करना है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसमें मिनिमम जो है 5 जो जजेस की संख्या होनी चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के विषय में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ये, इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इश्यूज ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ पब्लिक, पहला, है ना। तो रिट जारी करने की शक्ति जो है वो क्या है, आदेश जारी करने की, देखिए क्या लिखा है, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति, ये नहीं है। रिट जारी तब करेंगे जब उसको लगेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा, वो अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य पर अगर वो सलाह मांगे तो वो सलाहकारी अधिकार था। 143 हो गया ये आपका, ठीक है। इसके बाद इसके पास अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, बिल्कुल है ना। जो आप देखते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में आर्टिकल 129, आर्टिकल 137, ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। तो ये सब तो होता है, लेकिन ये नहीं है आपका, वो रिट जारी करने का अलग है फंडा, वैसा समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, उस हिसाब से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना वहां पर आर्टिकल 32 और 226 को लेके। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज तक सबसे बड़ी जो दूसरी खंडपीठ जो बनी थी वो किस केस में बनी थी। तो जो दूसरी सबसे बड़ी थी वो गोलकनाथ केस में, और सबसे बड़ी किसमें, जो केशवानंद भारती वाला केस है आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गोलकनाथ। 1967 का है क्या ये आपका केस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, तो वही है आपका केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका वाद था जिसमें मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की गई थी, ठीक है ना, प्रतिपादित की गई थी। तो अभी अभी हमने देखा ये आपका कौन सा है, तो ये आपका देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां इंदिरा साहनी लिखा है, शंकरी प्रसाद लिखा है, रुदल शाह लिखा है, पर क्या कहीं पर आपका केशवानंद भारती है? नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मिनिमम मेंबर्स, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हैं किस संदर्भ में, जब संविधान का निर्वचन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रही है कोर्ट, है ना, तो उसमें मिनिमम जो है कितने जजेस की संख्या होनी चाहिए। तो अभी हमने ऊपर भी देखा वो 5 है आपकी, ठीक है ना, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, ठीक है, एक तरीके से रिपीटिशन है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है ना। तो फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ पर्सन टू आउटलाइन हिज लाइफ इन द वे ही थिंक्स बेस्ट। तो ये किस केस में बोला था? तो ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो उस समय आपकी डिबेट चल रही थी ना कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिनर्वा मिल्स तक आते आते फिर बोलती है कोर्ट कि भैया दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और दोनों उपयोगी है ना, तो दोनों फंडामेंटल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है, संवैधानिक विवाद, तो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलिएट जो उसका क्षेत्राधिकार है उससे संदर्भित है। तो 131 तो प्राइमरी हो गया उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना। तो 134A को जब हम किसके साथ मिला के पढ़ते, 132 के साथ मिला के पढ़ते, तो हमको यह समझ में आता है कि संवैधानिक विवाद का सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से वो रिलेटेड है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी स्टेटमेंट है उनको पढ़ के बताइए कौन सा करेक्ट वन है। तो पहला ये कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है केवल, ऐसा लिखा है यहां पर, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये आपका ये क्या है, 131 आर्टिकल है ना। केंद्र और सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो, है ना, स्टेट के बीच में हो या बहुत सारे स्टेट्स और सेंटर के बीच में, तो ये जो है इसका प्राइमरी जो है मूल क्षेत्राधिकार है किसका, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है ना। तो ये ठीक है आपका। इसके बाद अब बताइए, ये जो है केवल लिख दिया ना, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, केवल लिखा हुआ है तो ऐसा हाईकोर्ट को भी दिया गया होगा, लेकिन सेंटर स्टेट का अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसका क्षेत्राधिकार है, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 131। दूसरा लिखा है कि इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन ओनली लगा दिया, फिर गलत हो गया। इट हैज ओनली कंसल्टेटिव एंड अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, इट हैज ओरिजिनल अपीलिएट कंसल्टेंसी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन ये है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ओनली के कारण वो आपका ऊपर से गलत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कि भारत में जो सुधारात्मक याचिका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, करेक्टिव पिटीशन की बात करें, कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल 142 है, ये लगातार करंट अफेयर्स में था, याद रखिएगा, आर्टिकल 142 है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा ही कोई दिया गया जो डिसीजन है उसको वो रिव्यू कर सकती है ना, या उसको वो चेक कर सकती है, वापस से उसमें सुधार कर सकती है। तो मैंने बोला आर्टिकल 137 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका आर्टिकल वो, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अपने डिसीजन को रिव्यू किया तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट को जब रिव्यू करते हैं तो उस संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है वो बताना है। तो पहला ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको राइट दिया गया है टू रिव्यू सच डिसीजन एंड ऑर्डर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पहले बात ये याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति जो है वो जो है कथन सही नहीं पूछा गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय आदेश के पुनर्विलेखन का अधिकार प्राप्त, पहला लिखा गया है। दूसरा ये लिखा है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना, ये ठीक है आपका। उसके बाद यहां पर मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, ये भी गलत है आपका। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है, है ना, तो इनकरेक्ट बताना था हमको, ठीक है ना। ये दरअसल जो क्वेश्चन है आपका, आप नॉट करेक्ट पूछा गया है इसमें,
ठीक है ना, इस हिसाब से इसको मत देखिएगा, मिस प्रिंट है आपका। देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा कोई दिया गया निर्णय है उसका आदेश, उसको रिव्यू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अभी अभी हमने देखा हाँ, सुधारात्मक याचिका वगैरह जो आप देख रहे हैं, है ना, तो और कोर्ट ऑफ जो आपका अभिलेख न्यायालय होता है ना, उसके संदर्भ में कभी भी कैबिनेट जो है वो क्यों करेगी ऐसा राइट, तो ये तो आपका सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, तो इसमें गलत जो है वो नहीं, इसमें आप सही समझ के चलिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है अपने रिव्यू करने के लिए अपने ही डिसीजंस को जो उसने ऑर्डर दिया गया है ना, तो सही आप समझ के चलिएगा, नॉट हटा दीजिएगा यहां से, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ना, जुडिशियल रिव्यू की बात करिए, कहां से लिया हमने ये सब इनोवेशन, यूएसए से। पहला ये कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स, इसके बाद हियरिंग अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द लॉज हैव बीन कंपाइल्ड विद द लेट डाउन प्रोसीजर इन टेस्टिंग देम। तो देखिए पहला ही सबसे उपयुक्त है और यही आंसर हो जाएगा कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है। कौन डिक्लेयर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।